Today we will discuss about two important terms related to coordination compounds. One of them is coordination number and another is oxidation number. तो आइए डिस्कस करते हैं कि what is coordination number. Coordination number means number of ligands bonded to the central metal atom or ion is known as coordination number. यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड होंगे उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है. इस केस में अब 6 अमाइन जो है बॉन्डेड हैं विथ कोबाल्ट. तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी इक्वल टू 1 into 6 यानी 6. कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 6. यहाँ पे 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को. यानी इन जनरल अगर मैं लिखूँगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फार्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू n into नंबर ऑफ लिगेंड्स. यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास. अब यहाँ पे जो n है, n शो करता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड. कि लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, कितनी साइड से लिगेंड जो है वो बॉन्डेड है विद सेंट्रल मेटल एटम, या लिगेंड के अंदर डोनर साइड कितनी है जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल मेटल एटम. अब अनदर डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर is number of electron pairs provided by ligands to the central metal atom or ion. Or third definition, number of coordinate covalent bonds between central metal atom or ion and ligands. यानी ligands और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स होंगे उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, या जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं लिगेंड्स उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे. जैसा मैंने कहा ये जनरल फार्मूला है, तो इससे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं. और कोऑर्डिनेशन नंबर की मदद से हम फिर उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं. वो कैसे? जैसे एक कुछ मिसाल कंसिडर करते हैं. जैसे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है. अब इस कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स है एक. अब पहले इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करना है इसका. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस वुड बी इक्वल टू अब ये जो इथाइलिन डायमीन है यानी EN, पहले देखना है कि ये इसकी डेंसिटी क्या है, यानी कितनी साइड्स के ज़रिए ये बॉन्डेड है विद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट. तो एज वी नो दैट इथाइलिन डायमीन इज़ बाइडेंटेड लिगेंड. इसकी स्ट्रक्चर याद होगी आपको, कुछ इस तरीके की है कि 2 अटैचिंग साइड्स हैं, एक ये और दूसरा नाइट्रोजन इस तरफ से होगा. तो ये 2 अटैचिंग साइड्स है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है. तो वैल्यू ऑफ n वुड बी 2 और नंबर ऑफ लिगेंड्स
नंबर ऑफ लिगेंड्स, और यहाँ पे ये 3, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 3, सो कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इस तरीके से हम इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये केस देखिएगा, कोबाल्ट कॉपर है और 4 जो है अमाइन ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी इक्वल टू, अब NH3 अमाइन इज मोनोडेंटेट लिगेंड 1 into 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 4। अगर एक ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NH3 twice OH, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी इक्वल टू अगेन 1, अमाइन इज मोनोडेंटेड तो ये 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर से हम ज्योमेट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? तो ये कोऑर्डिनेशन, कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे ज्योमेट्री। तो ये हमने 3 कॉलम बना लेने हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडेशन SP और ज्योमेट्री होगी लीनियर। और अगर ये नेक्स्ट 3 इतना कॉमन नहीं है 4, अब 4 के केस में ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन होगी SP3, ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अच्छा 4 के केस में हाइब्रिडेशन कभी कभार इस तरह भी हो सकती है SP2 या इस तरह, इसको मैं लिखता हूँ DSP2। तो ये जो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ख़ास तौर पर प्लेटिनम और निकल के कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो इस तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं। अगर 5 होगा तो ये हो जाएगी SP3D और ये होगी ट्रायगोनल बायपायरामिडल ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल बायपायरामिडल। और मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इस केस में हाइब्रिडेशन जो होगी SP3D2 या हम कहते हैं D2SP3। अब SP3D2 या D2SP3 इसमें क्या फ़र्क है, ये डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स बॉन्डेड हैं उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, आया कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इन दैट केस जो इनर D ऑर्बिटल होंगे दैट वुड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, वाइल इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड जो आउटर D ऑर्बिटल होंगे दैट वुड बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन। सो इस हिसाब से यानी और ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर से हाइब्रिडेशन का और ज्योमेट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको कहा जाता है कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। एक सेंटेंस था, वर्नर ने एक थ्योरी पेश की थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर साहब ने ये कहा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दैट हैज़ 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हम डिस्कस करते हैं बाद में। और जबकि दूसरी वैलेंसी जो होगी सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर को आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, इसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। और दूसरी बात कि ये डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन के ज़रिए यानी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर पॉइंट कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयोनाइजेबल है, यानी जो मॉलिक्यूल आर नेगेटिव लिगेंड्स बॉन्डेड होंगे थ्रू सेंट्रल मेटल एटम बाय सेकेंडरी वैलेंसी दैट आर नॉन आयोनाइजेबल। और एक ये बात होगी। दूसरी बात कि जो लिगेंड्स सेटिस्फाई करेंगे यानी जो स्पीशीज़ सेटिस्फाई करेंगी सेकेंडरी वैलेंसी को, तो यानी मॉलिक्यूल
चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, आर नेगेटिव आयंस विच सेटिस्फाई secondary valency are written inside coordination sphere। उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ये अमोनिया ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई और ये क्लोरीन भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, जबकि ये बाहर वाला क्लोरीन जो है ये ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये तो आयंस में टूट जाएगा, लेकिन ये वाले क्लोरीन आयंस में नहीं आएंगे। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर हमें गिवन हो तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे व्हेन एवर डिज़ोल्व इन वाटर। अब इस कंपाउंड को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ़ आयंस जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे मिलेंगे वो होगा 1। अगर बात करें मैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, लेट्स सपोज इस तरह अगर मैं लिखता हूँ ये 5, तो इस केस में नंबर ऑफ़ आयंस क्लोराइड आयन जो मिलेंगे इन सॉल्यूशन वो 2 होंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो 5 अमाइन और 1 क्लोरीन है, दे आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी, दैट्स व्हाई दे आर नॉन आयोनाइजेबल। अगर इनको मैं यहाँ पे शो करूँ कि जैसे ये कोबाल्ट है, अब ये जो सॉलिड लाइंस होती हैं ये सॉलिड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, और जिस तरह यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ, इस केस में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल कनेक्टेड हैं इसके साथ। अब इनको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन यहाँ पे होगा, 1 क्लोरीन यहाँ पे होगा। और याद रखो जो ये नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं दे कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ये जो मैं डॉट लाइन शो कर रहा हूँ ये सेकेंडरी वैलेंसी भी है, और 3rd क्लोरीन ये इधर सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये क्लोरीन जो है ओनली सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी को, वाइल दीज 2 क्लोरीन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, और दे आर नॉन आयोनाइजेबल बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो है ये आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो ये आयोनाइज होगा, जबकि ये जो क्लोरीन है बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल के साथ, दे आर नॉन आयोनाइजेबल बिकॉज दे सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई दे आर नॉन आयोनाइजेबल। अब अनदर पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से, कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दे आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल है, दैट्स व्हाई अनदर पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर हैज़ डायरेक्शनल करेक्टर, ठीक है। डायरेक्शनल करेक्टर है, इसकी वजह से ही ये ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, thus help to predict geometry of complex compound। तो ये हो गया इसका रीज़न। तो बच्चों याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स bonded to central metal atom or ion is known as coordination number, या in other words number of coordinate covalent bond between ligand and central metal atom, या in other words number of electron provided by ligands to central metal atom। और ये जो coordination number है it is also called secondary valency। secondary valency denoted by solid lines, non ionizable है, और लिगेंड्स
या स्पीशीज़ विच सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी दे आर रिटन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और secondary valency has directional character, that's why it is used to predict geometry of complex compound. अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और वो किस तरह हेल्प करेगी, या वो हम उसमें प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इनको प्रेडिक्ट करेंगे। अब मिसाल हमने लिखना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये इट इज़ अपीरेंट चार्ज on an atom in a compound, apparent charge, not real on an element in a compound। ठीक है, in a compound, और it is also called प्राइमरी वैलेंसी, यानी खासतौर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनको प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। और सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयंस, यानी एनाइंस ओनली, यानी ओनली एनाइंस सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, वाइल जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बहुत सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये आयोनाइजेबल है, यानी नेगेटिव चार्ज आयंस विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू प्राइमरी वैलेंसी, दे आर आयोनाइजेबल और रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाएगा। और नॉट डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल नहीं होंगी, और डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, इनको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और अब जिससे कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शनल नहीं है, दैट्स वाई दे वुड नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम बात करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें गिवन हो, तो उसमें हम लिखते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इक्वल टू द चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज होगी, अगर न्यूट्रल होगा तो कोई चार्ज नहीं होगी। अब हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे किसी सेंट्रल मेटल एटम का किसी गिवन कंपाउंड में, तो कुछ मिसाल हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, अब हमें कहा जाए कि इस केस में व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे मालूम करेंगे? हम अब यहाँ पे सम देखो, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या है, कोई नहीं। हाँ, अगर ये इस इनको बाहर वाले क्लोरीन को हटा देते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 होगा। लेकिन मान लिया हम साहब को साथ करते हैं, तो ये क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर रहे हैं। इथाइलिन डायमाइन कितने हैं? ये 2 हैं। और क्लोराइड कितने हैं? ये 3 हैं। और उसके बाद इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं। अब इथाइलिन डायमाइन इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0। वाइल क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा -3। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा
+3 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी गिवन कॉम्प्लेक्स में। एक और मिसाल हम कंसिडर करते हैं, जैसा कि एक ये कॉम्प्लेक्स होगा, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हमें कहा जाए कि भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कॉपर लिखें या इसकी जगह एक्स लिख दें, कोई मसला नहीं है। कॉपर 4NH3 ये हैं, और सल्फ़ेट के ऊपर चार्ज क्या होता है -2, तो जब ये हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा +2, तो ये दैट वुड बी इक्वल टू +2। तो अब कोबाल्ट ये 4 ये 0 होता है, तो ये हो जाएगा कॉपर +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है। एक ये मिसाल देखिएगा, K3FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, अगर आयरन का निकालना है तो हमें पता है 3 पोटेशियम तो +3 होगा यानी ये, और Fe देन 6 साइनाइड, ओवरऑल चार्ज 0 मान लिया, तो ये हो जाएगा +3 Fe ये 6, और साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है -1, तो ये हो जाएगा Fe -3 इक्वल टू 0, तो Fe वुड बी इक्वल टू +3। तो आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरीके से हम यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स का ट्रांजिशन मेटल जो एलिमेंट हैं या मेटल हैं उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, या कोऑर्डिनेशन नंबर भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का बताना हो, तो जिस तरह हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू n इनटू नंबर ऑफ़ लिगेंड्स, ठीक है। और वो अब ये n क्या आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अब देखो यहाँ पे दो मुख्तलिफ लिगेंड हैं, एक ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है। तो हमने देखना है बाइडेंटेड कितने हैं और मोनोडेंटेड कितने हैं। तो इस केस में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं 2, प्लस मोनोडेंटेड कितने हैं, मोनोडेंटेड भी 2 है। अब ये उनकी डेंसिटी को शो कर रहा है, ये दो डेंसिटी है इसकी, और नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है, वाइल इट इज़ क्लोरीन इज़ मोनोडेंटेड तो 1 और नंबर इसका 2 है। तो इनको अब सॉल्व करेंगे, ये 4 और 2, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल होती है, हाइब्रिडेशन sp3d2 या d2sp3 होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं किसी भी गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं, ये इन दोनों टर्म्स के रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप वो सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब लेकिन इसमें वो सॉल्व करने से पहले आप इनके जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ़ लिगेंड्स जो बॉन्डेड होंगे सेंटर मेटल एटम के साथ, या नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, या इन अदर वर्ड सिंपल वर्ड में नंबर ऑफ़ लिगेंड्स आप कह सकते हो जो बॉन्डेड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ लिगेंड्स या नंबर ऑफ़ अटैचिंग साइड्स जो लिगेंड जिनके ज़रिए जुड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। वो सेकेंडरी वैलेंसी है, आयोनाइजेबल है, फिक्स्ड है, डायरेक्शनल है, नॉन आयोनाइजेबल है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ये अपरेंट चार्ज है, इसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और ये आयोनाइजेबल है। इसको हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर जो टर्म होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ख़ास तौर पर A9 अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर के राइट साइड पे जिस तरह इस कॉम्प्लेक्स में ये शो कर रहा है। अब 1 क्लोराइड है
तो मीन्स ओवरऑल यहाँ पे ये इसका मतलब ये 1 क्लोरीन है दैट ओनली सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। जो अगर ये 2 क्लोरीन अंदर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड हैं, दे सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। वाइल अगर इस केस में देखें तो ये सल्फेट ओनली सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, सो इट इज़ आयोनाइजेबल व्हेन एवर वी डिज़ोल्व दीज कंपाउंड्स इन वाटर। तो इसमें सल्फेट आयंस की फॉर्म में आएगा और उसमें 1 क्लोरीन जो है वो आयन की फॉर्म, क्लोराइड आयन की फॉर्म में आएगा, बाकी 2 क्लोरीन वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेंगे। तो उम्मीद है कि इनसे रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल लर्निंग इन केम पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी कोशिश होती है कि आप जो भी टॉपिक लिया जाए जिसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें मैं हर एंगल से उसको कवर करूँ, चाहे वो सिंध के कोर्स हो या पंजाब का हो, KP का हो, हर एंगल से उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उसके पॉइंट्स हैं वो उसमें मैं शामिल करूं और ताकि आपको कोई भी डाउट उस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। सो इसके लिए मैं काफ़ी सर्च भी करता हूं मुख्तलिफ़ साइट से, बुक्स से, ताकि भाई कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए। तो हमारी इस कोशिश को थोड़ा आपने इनकरेज करना है। वो इनकरेज कैसे करोगे? आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।